प्रस्तर युग की संस्कृतियां। पृथ्वी और उस पर विद्यमान सभी चीजों के बीच के संबंध की बढ़िया तरीका यह है कि हम ये कल्पना करें कि उसकी उम्र 46 वर्षों की है, और जब हम उसका इतिहास लिखने बैठते हैं तो पता चलता है कि हमें उसके जीवन के पहले 7 वर्षों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद के बचपन के कार्यों को पुरानी चट्टानों में देखा जा सकता है। प्रस्तावना: 10 वर्ष का समय आधुनिक विज्ञान में और किसी मनुष्य के जीवन में एक लंबा काल है, लेकिन हमारे पृथ्वी ग्रह के मामले में 10 वर्ष का समय लगभग शून्य के बराबर है। इतने समय में तो उन चट्टानों की मोटाई में, जो छिछले समुद्र तल में मिट्टी के जमा होने से बढ़ती है, 1 इंच के 10वें भाग के बराबर वृद्धि भी बड़ी मुश्किल से होती है। हम में से केवल सर्वाधिक तीक्ष्ण दृष्टि वाला व्यक्ति ही देख पाता है कि उसके जीवन काल में पृथ्वी के सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों को छोड़कर उसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। जीवाश्मों और चट्टानों की परमाण्विक संरचना की सूक्ष्मताओं की जांच करके भूवैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं की तारीखें कुछ विश्वास के साथ निश्चित कर सकता है। अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4600 मिलियन वर्ष, यानी 460 करोड़ वर्ष है। अतः यदि हम अपनी जानी पहचानी चीजों के साथ उसकी तुलना करेंगे तो वह बहुत ही अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त होगी। पृथ्वी की आयु। पृथ्वी और उस पर विद्यमान सभी चीजों के बीच के संबंध को समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम कल्पना करें कि पृथ्वी की आयु 46 वर्ष की है, और जब हम उसका इतिहास लिखने बैठते हैं तो पता चलता है कि हमें उसके जीवन के पहले 7 वर्षों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद के बचपन के कार्यों को पुरानी चट्टानों में देखा जा सकता है। देखिए सारणी 1। हम आज पृथ्वी पर जीवन तत्व सहित जो भी दृश्य प्रपंच देखते हैं, उसमें से अधिकांश की उत्पत्ति उसके जीवन के अंतिम 6 वर्षों, अर्थात 60 करोड़ वर्षों, में हुई है। पृथ्वी अपने जीवन के मध्य काल में पल्लवित, पुष्पित हुई। उसकी लगभग 42 वर्षों की आयु तक उसके महाद्वीप जीवन से लगभग शून्य थे, और उसके 45 वर्षों के होने तक, अर्थात लगभग 1 वर्ष पहले तक, उस पर पुष्पों वाले पौधे प्रकट नहीं हुए थे। लगभग उसी समय डायनासोर जैसे विशालकाय सरीसृप अस्तित्व में आए, और उसी समय इस विराट महाद्वीप के विखंडन की प्रक्रिया भी चल रही थी। 8 महीने पहले डायनासोरों का अंत हो गया और उनका स्थान प्रारंभिक स्तनपायी प्राणियों ने ले लिया। पिछले सप्ताह के मध्य में अफ्रीका में मनुष्यों जैसे कुछ वानरों का विकास, वानरों जैसे मनुष्यों के रूप में हुआ, और सप्ताहांत के समय धरती माँ अत्यंत ठंडे हिमयुगों की सबसे अद्यतन श्रृंखला के शुरू होने पर ठिठुरने और कंपायमान होने लगी। अभी केवल 4 घंटे पहले ही होमो सेपियंस, प्राज्ञ मानव, नामक एक नई प्रजाति अस्तित्व में आई, और सबसे अंतिम घंटे में इसने कृषि की खोज की और एक जगह पर टिक कर बैठ गई। लगभग 30 मिनट पहले हड़प्पा पूर्व संस्कृति और प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति ने विकसित होना शुरू किया। लगभग 14 मिनट पहले बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, और लगभग 12 मिनट पहले मौर्य साम्राज्य फला फूला। लगभग 7 मिनट पहले हर्ष ने प्रयाग में अपना सब कुछ दान कर दिया, और अकबर ने लगभग 2 मिनट पहले सूफी संत सलीम चिश्ती के पास जाने के लिए यात्रा की थी। मुश्किल से 2 सेकंड पहले भारत एक गौरवशाली स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए सारणी 1 और 2। संपाय। भारत में प्रस्तर युग के महत्वपूर्ण स्थल: मेहरगढ़, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, मोगग, क, डीडवाना, पुष्कर और सराय मातरराम। बेलन नदी स्थल: महादाहा,
श्रीमती, चीरभानपुर, नर्मदा नदी, आदमगढ़, महानदी, नेवासा, चिकी, गोदावरी नदी, मुंबई, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, अलीरामपुरम, टेरी स्थल। आकृति 5.1 भारत में प्रस्तर युग के महत्वपूर्ण स्थल। 0 आज से 10 लाख अर्थ पूर्व। सामने की सारणी देखिए। 600 प्रचुर जीवाश्मों का प्रारंभ। 1000 प्रमुख महाद्वीपीय टकराहटें। 2000 प्रमुख महाद्वीपीय टकराहटें। 3000 3300 जीवन की अनुमानित उत्पत्ति। 3900 प्राचीनतम ज्ञात चट्टानें। 4000 4600 पृथ्वी की उत्पत्ति। सारणी 1 पृथ्वी की आयु और जीवन की उत्पत्ति। वर्ष लाखों में 0। प्रथम मानव, मानव की तरह के कपी। वर्ष लाखों। चतुर्थ माताकल्प। अभिनूतन। 2 अतिनूतन, अल्पनूतन, अधिनूतन, आदिनूतन, पुरानूतन। 64 तृतीयक, बंदर और कपी। नूतन जीव। प्रथम नरवना। 100 प्रथम फूलों वाले पौधे। 136 प्रथम पक्षी। 190 200 प्रथम डायनासोर, प्रथम स्तनधारी। मध्य जीवन। 225 डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। प्रथम शंकुधारी। 280 प्रथम सरीसृप। 300 345 प्रथम कीट, प्रथम उभयचर पंशु, प्रथम अस्थिमय मछली। 400 410 प्रथम जमीन पर उगने वाले पौधे, प्रथम जबड़े वाली मछली। 440 कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन। प्रथम कशेरुकी, प्रथम कवचित मछली। पुराजीव। 500 500 पहले ज्ञात अकशेरुकीय, पहले क्रिस्टेशियन थे। 600 600 प्री कैम्ब्रियन, प्रथम जीवित वस्तुएं, शैवाल। जीवाणु सारणी 2 पृथ्वी पर जीवन का विकास। पृथ्वी पर किसी भी रूप में जीवन के अस्तित्व में आने और विशेष रूप से मनुष्य जीवन प्रारंभ होने के समय के संदर्भ में पृथ्वी की आयु को समझने का एक अन्य तरीका यह है कि हम फोटोग्राफों की ऐसी श्रृंखला की कल्पना करें, जिसे एक फिल्म का रूप दिया गया हो। यदि हम यह मान लें कि हमारी पहली तस्वीर 50 करोड़ वर्ष पहले ली गई थी, जब जीवाश्ममय चट्टानों में पृष्ठवंशी और कवचित मछलियों के रूप में जीवन का प्रथम साक्ष्य दिखाई देता है, और बाद के चित्र प्रत्येक 5000 वर्षों के अंतराल से लिए गए थे, तो हमारे पास 1 लाख नेगेटिव होंगे और यह फिल्म 1 घंटे तक चलेगी। इस अवधि में शैल निर्माण का कम से कम आधा इतिहास बीत चुका होगा, जिसके दौरान समुद्र में लगभग 51 किलोमीटर मोटी तलछटी चट्टानें निर्मित हुई थीं और बाद में ऊंची उठी थीं। इस फिल्म में शामिल 50 करोड़ वर्षों के दौरान अन्य 34 किलोमीटर मोटी चट्टानों का निर्माण हुआ। जब रील शुरू होती है तो हम शंख, जैली मछली और केकड़े जैसे प्राणियों और समुद्री नलिनियों, लिली, को देखते हैं। एक के बाद एक चरण में हम पहले मछलियों, बाद में उभयचर, जल स्थलीय प्राणियों, सरीसृपों और अंततः स्तनपायी प्राणियों को देखते हैं।
अंतिम 3 सेकंडों में मानव प्राणी प्रकट होते हैं और अंतिम सेकंड के अंतिम 10वें भाग में सभ्य मनुष्य दृष्टिगोचर होता है। प्रारंभिक मानव। अब ये भली भांति सिद्ध हो चुका है कि अफ्रीका में पाए गए सबसे शुरू के मानवीय जीवाश्म लगभग 42 लाख वर्ष पुराने हैं। इन नमूनों से पता चलता है कि सबसे प्रारंभिक मानव कद में छोटे थे और उनका मस्तिष्क भी छोटा था। मनुष्यों का विकास इन 42 लाख वर्षों में हुआ और वह अपने वर्तमान रूप में लगभग 50,000 वर्ष पहले पहुंचा था। विभिन्न अवधियों और मानव के विकास के विभिन्न चरणों के जीवाश्म संसार के अनेक भागों, जैसे अफ्रीका, चीन, जावा, सुमात्रा और दक्षिणी यूरोप में पाए गए हैं। दुर्भाग्यवश भारत में नर्मदा घाटी में हथनौरा में मिले एकमेव मानव वंशी जीवाश्म को छोड़कर कोई अन्य मानवीय जीवाश्म नहीं मिले हैं, जिसका कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जीवाश्म की कपाल क्षमता होमो इरेक्टस की क्षमता के बराबर है। हालांकि कुछ विद्वानों का विचार है कि इसका संबंध होमो इरेक्टस के अंतिम चरण अथवा आद्य प्राज्ञ मानव होमोसेपियन से है। पुरापाषाण काल के प्रारंभिक औजार। मनुष्यों द्वारा औजारों के इस्तेमाल की शुरुआत एक अद्वितीय घटना है और यह कहा जा सकता है कि इससे मनुष्य के विभिन्न अध्यवसों में उसकी सहायता के लिए औजारों और यंत्रों के इस्तेमाल के लिए विज्ञान की नींव स्थापित हुई। ये भली भांति प्रमाणित हो चुका है कि औजारों का नियमित प्रयोग अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और ये बहुत से प्रारंभिक और परवर्ती मानवीय जीवाश्मों के साथ पाए गए हैं। इंडोनेशिया के मामले में बहुत से मानवीय अवशेषों का समय हाल में 16 से 18 लाख वर्ष पुराना निश्चित किया गया है। चीन में पत्थरों के प्रारंभिक औजार 17 से 19 लाख वर्ष पुराने मानवीय जीवाश्मों के साथ पाए गए हैं। दुर्भाग्यवश भारत में प्रस्तर युग के औजारों के साथ कोई मानवीय जीवाश्म नहीं मिले हैं, किंतु हमें भूवैज्ञानिक काल निर्धारण से औजारों की पुरातनता के बारे में कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होती है। शिवालिक पहाड़ियों के जिन विभिन्न स्तरों में पत्थरों के औजार पाए गए हैं, वे 12 लाख से 20 लाख वर्ष तक पुराने हैं। पत्थरों के प्रारंभिक औजारों की एक अन्य वैज्ञानिक तारीख महाराष्ट्र के पुणे जिले में बोरी नाम के पुरातत्वीय स्थल से प्राप्त हुई है, जो 13.8 लाख वर्ष पुरानी है। जब हम भारत में प्रारंभिक मानवीय आवास अथवा उपस्थिति के साक्ष्य का आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका काल अफ्रीका क्षेत्र के बाद का है, किंतु एशिया के शेष देशों का समकालीन है। पैलियोलिथिक संस्कृतियां। भारत में पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। ये अवस्थाएं हैं: आई पूर्व पुरापाषाण युग, हस्त कुठार, हैंडेक्स और विदारणी, क्लीवर, उद्योग, शल्क, फ्लैक से बने। ई मध्य पुरापाषाण युग औजार। ई उत्तर पुरापाषाण युग, ब्लेड पर बने औजार, शल्कों और फलकों। प्रीपेलियोलिथिक संस्कृति। इस अवस्था में मुख्य किस्मों के औजार थे: हस्त कुठार अथवा कुल्हाड़ियां और विदारणियां, क्लीवर, और इनके अलावा एक मुखी खंडक, चोपा। वे क्रोड, कोर और शल्क, फ्लैक दोनों पर बनाए जाते थे। पूर्व पुरापाषाणयुगीन स्थल कई किस्मों के हैं: आवास स्थल, शैलाश्रयों के नीचे अथवा खुले में, कच्ची सामग्रियों के स्रोतों से संबंधित कारखाना स्थल, ऐसे स्थल जो इन दोनों कार्यों का सम्मिश्रण है। आकृति 5.2 पूर्व पुरापाषाणयुगीन औजार। और बाद में इनमें से किसी एक श्रेणी के स्थल, खुले स्थान पर। पत्थरों के इन औजारों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री में विभिन्न किस्मों के पत्थर, जैसे बिल्लौर, चर्ट और कई बार स्फटिक और बेसोल्ट आदि शामिल हैं।
जैसा कि नदियों और चबूतरों आदि में देखा गया है, ये औजार रेत, गाद आदि से ढके हुए पाए गए हैं। ये पूर्व पुरापाषाणयुगीन औजार सिंधु सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों को छोड़कर, जहां पत्थरों के रूप में कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं थी, वास्तव में भारत भर में काफी बड़े क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्व पुरापाषाणयुगीन संस्कृतियों के कुछ महत्वपूर्ण स्थल ये हैं। कश्मीर में पहलगाम, इलाहाबाद जिले, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, होशंगाबाद जिले, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, नागौर जिले, राजस्थान में सोलाहार और सिंगी तालाब, अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र में नेवासा, गुलबर्गा जिले, कर्नाटक में हुंस्की और अट्टीरामक्कम, तमिलनाडु का प्रसिद्ध स्थल। ये स्थल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला, पंजाब, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र और बैराज बेसिन, और मध्य प्रदेश की नर्मदा और सोन घाटियों, कर्नाटक में मालप्रभा और घाटप्रभा के बेसिनों, महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों, तमिलनाडु में चेन्नई के निकट के क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। ऊपर जिन प्रारंभिक तिथियों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा पोतवार पठार, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पुरापाषाणयुगीन स्थलों से उपलब्ध तिथियों से यह संकेत मिलता है कि 6 लाख और 60,000 ईसा पूर्व के बीच के काल में पूर्व पुरापाषाणयुगीन संस्कृति काफी व्यापक रूप से फैली हुई थी। मध्य पुरापाषाणयुगीन संस्कृति। मध्य पुरापाषाणयुगीन औजार प्रौद्योगिकी की बुनियादी विशेषता थी शक निर्मित औजार उद्योग। औजार शल्कों, पपड़ियों पर बनाए गए थे, कंकरों अथवा बटिकाश्मों से प्राप्त की गई थी। इन किस्मों के औजारों में छोटे और मध्यम आकार के हस्तकुठार, विदारणियां और विभिन्न किस्मों की खुरचनियां, वेधनियां और छुरिकाएं, चाकू शामिल हैं। उपलब्ध कच्ची सामग्री, रूप और आकार दोनों दृष्टियों से इनमें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए हैं। इन औजारों में वेधनियां और आरियां शामिल हैं, जो मोटी पपड़ियों को गहरा तराश कर बनाई गई हैं। खुरचनियां कई किस्मों की हैं, जैसे सीधी, अवतल, 10 cms, 10, 1 आकृति 5.3 मध्य पुरापाषाणयुगीन औजार और उत्तल पार्श्वों वाली तक्षणियां भी इस उद्योग से संबद्ध पाई गई हैं, लेकिन वे औजार इस काल में इतने व्यापक रूप से फैले हुए नहीं थे, जितने कि इसके बाद के काल में। मध्य पुरापाषाणयुगीन औजार अधिकांशतः मध्य भारत, दक्कन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में पाए गए हैं। मध्य पुरापाषाणयुगीन उद्योग जहां कहीं पूर्व पुरापाषाणयुगीन उद्योगों से विकसित हुए हैं, वहां उस स्थल पर निरंतर आवास कायम रहा था। मध्य पुरापाषाण युग के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल ये हैं: भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहिरी पहाड़ियां और नर्मदा के किनारे स्थित समनापुर। वैज्ञानिक काल निर्धारण के आधार पर मध्य पुरापाषाण युग का काल 1,50,000 ईसा पूर्व और 40,000 ईसा पूर्व के बीच अथवा उसके कुछ समय बाद ठहराया जा सकता है। उत्तर पुरापाषाणयुगीन संस्कृति। मध्य पुरापाषाणयुगीन संस्कृति धीरे धीरे उत्तर पुरापाषाणयुगीन संस्कृति के रूप में विकसित हुई। उत्तर पुरापाषाण युग का बुनियादी प्रौद्योगिकीय नवाचार है ध्यानपूर्वक तैयार की गई क्रोड से समांतर पक्षीय फलक, पैरेलल साइडेड ब्लेड बनाने का तरीका। इस प्रकार की एक अच्छी क्रोड एक बार बना लिए जाने से बहुत से समांतर पक्षीय फलक बिना किसी और तैयारी के अथवा बिल्कुल थोड़ी सी तैयारी से बनाए जा सकते हैं।
उत्तर पुरापाषाणयुगीन औजार राजस्थान, गंगा और बेलन घाटियों के कुछ भागों, मध्य और पश्चिमी भारत, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए गए हैं। मुख्य किस्मों के औजार हैं खुरचनिया, बेधनिया, आरी, तक्षनिया, छेदनिया, चाकू आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि मिले जुले औजारों की अवधारणा इस सांस्कृतिक अवधि में विकसित होने लगी थी। फलक वाले औजार अपेक्षाकृत लंबे, कई बार 8 सेंटीमीटर तक लंबे पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थलों से उपलब्ध वैज्ञानिक तिथियों के आधार पर हम विश्वासपूर्वक ये कन से मी आकृति 5.4 उत्तर पुरापाषाणयुगीन औजार सकते हैं कि उत्तर पुरापाषाण युग की अवधि 45,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। उत्तर पुरापाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी रोड़ी मलबे, ढोंका चिनाई से बना, लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला, स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा। रोड़ी मलबे से निर्मित इस चबूतरे के केंद्र में इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालयों के उत्खननकर्ताओं ने प्राकृतिक पत्थर का एक तिकोना टुकड़ा 15 सेंटीमीटर ऊंचा, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 6.5 सेंटीमीटर मोटा रखा हुआ पाया। उत्खननकर्ताओं के कथनानुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अनुपम पत्थर वाला और रोड़ी मलबे से बना चबूतरा और इस स्थल के शेष समूचे भाग में पाए गए चर्च की कलात्मक वस्तुएं समकालीन हैं और उत्तर पुरापाषाण युग के अंतिम आखेटिक संग्रहकर्ताओं के किसी समूह द्वारा निर्मित हैं। चबूतरे के केंद्र में पाए गए प्राकृतिक पत्थर के टुकड़े के संबंध में बहुत अधिक दिलचस्पी उत्पन्न हुई। इस प्रकार के पत्थर निकटवर्ती कैमूर कगार पर पाए गए हैं और वे तिकोने अथवा दीर्घवृत्तीय पटलीकरण एलिप्सोइडल लेमिनेशन दर्शाते हैं, जिनका रंग कुछ पीलापन लिए हुए भूरा अथवा कुछ लालपन लिए हुए भूरा है। वे रोड़ी मलबे से निर्मित चबूतरों पर रखे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पूजा नारी अथवा मातृशक्ति के रूप में की जाती है और उन्हें देवी माँ का एक अथवा दूसरा रूप माना जाता है। उत्तर पुरापाषाण युग के नमूने 9000 8000 ईसा पूर्व काल के हैं। वे आकृति, आकार और स्वरूप में लगभग एक जैसे ही हैं और आजकल गांवों के देवालयों में रखी मूर्तियों के समान हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मध्यपाषाण युगीन संस्कृति। समय बीतने के साथ साथ पत्थर के औजारों का आकार उल्लेखनीय रूप से घटना शुरू हो गया, जो मध्यपाषाण युग में अपनी परिणति पर पहुंच गया। भारत में इस काल को मध्यपाषाण युग, सूक्ष्म पाषाण युग अथवा परवर्ती प्रस्तर युग कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण युग के औजारों की विशेषता थी चार्ट, कैलसिडनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन, अगेट जैसी बढ़िया सामग्रियों की तैयार क्रोडों से निर्मित समांतर पक्षीय फलक। ये औजार आमतौर पर 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनमें उत्तर पुरापाषाणयुगीन किस्मों के औजारों के अपेक्षाकृत छोटे रूप शामिल हैं, जैसे बेधनी, खुरचनी, तक्षनी, आरी आदि, और इसके अलावा विभिन्न आकृतियों और आकारों के कुछ नई किस्मों के औजार, जैसे अर्धचंद्राकार हंसिया, लुनेट, समलंब, तिकोना बाणाग्र आदि। उनके आकार से स्पष्ट होता है कि उनका उपयोग जुड़े हुए औजारों के रूप में किया जाता था और उन पर लकड़ी और हड्डियों आदि की मूठ लगी होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सूक्ष्म पाषाणयुगीन उद्योग मूलतः उत्तर पुरापाषाणयुगीन उद्योग से निकला है। यह अनुमान इन दो बातों से प्रमाणित होता है कि पुरातत्वीय स्तर विज्ञान, स्ट्रेटिग्राफी, का सातत्य उत्तर पुरापाषाण युग से मध्यपाषाण युग तक है और उत्तरोक्त श्रेणी का भौतिक विकास पूर्वोक्त से हुआ है।
गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश के विभिन्न पुरोस्थलों से मध्यपाषाण युग के बारे में जो C14 तारीखें उपलब्ध हुई हैं, उनसे पता चलता है कि यह उद्योग लगभग 1200 BC के आसपास शुरू हुआ और 2000 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पुरोस्थलों से हमें पता चलता है कि ये समुदाय मूल रूप से आखेटक, खाद्य संग्राहक और मछुआरे थे, लेकिन वे किसी प्रकार की खेती भी करते थे। गंगा के मैदानों के महादहा और दमदमा जैसे कुछ पुरोस्थलों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि मौसम के अनुसार वे इनमें से कुछ स्थलों पर रहते थे। राजस्थान में बागोर के स्थल और गुजरात में लंघनास स्थल से हमें पता चला है कि इन मध्यपाषाणयुगीन समुदायों का हड़प्पा और अन्य ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतियों के लोगों से संपर्क था और वे उनके साथ विभिन्न वस्तुओं का लेन देन करते थे। बागोर से तांबे के 3 बानाग्र, तीर की नोक, मिले हैं, जो हड़प्पा की सभ्यता की किस्म के हैं। चित्र 5.5 ए मेसोलिथिक मूथलेज टूल। मध्यपाषाणयुगीन संस्कृति के कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थल, जिनका विस्तृत अध्ययन किया गया है, ये हैं: राजस्थान में बागोर, गुजरात में लंघनास, उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, चोपानी मांडो, मेहदा, दमदमा तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़। बागोर और आदमगढ़ में हमें 6ठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्यपाषाणयुगीन लोगों द्वारा भेड़ें, बकरियां रखे जाने का साक्ष्य मिलता है। इससे ये संकेत मिलता है कि उन्होंने संभवतः आंशिक रूप से स्थिर जीवन पद्धति अपना ली थी। हमें इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि मध्यपाषाणयुगीन संस्कृति और उन्नत हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व एक ही काल में रहा था। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकीय विकास के विभिन्न स्तरों वाले विशिष्ट, स्वतः पूर्ण सामाजिक समूहों का अस्तित्व इस शताब्दी तक बना हुआ था। इनमें आखेटक और खाद्य संग्राहक जनजातियां, पशुचारक यायावर, अस्थिर कृषक, शिफ्टी कल्टीवेटर, पारंपरिक स्थापित कृषक, आधुनिक विकसित कृषक और शहरी औद्योगिक समाज के अनेक स्तरों के लोग शामिल हैं, जो सह अस्तित्वपूर्ण, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और इसके साथ साथ परस्पर निर्भरतापूर्ण जीवन बिताते रहे हैं। इससे हमें अपनी अतीत की घटनाओं के बुनियादी स्वरूप की जानकारी मिलती है। आधुनिक भारत के संदर्भ में हमें पता है कि आज भी हर वर्ष कृषि के कम कामकाज वाले मौसम के लगभग 2-3 महीनों में भूमिहीन श्रमिक, जनजातीय लोग और गरीब लोग, कम से कम आंशिक रूप से, खाद्य कंदमूल, पत्ते, बीज और फल इकट्ठा करके, जो देहाती इलाकों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। मध्यपाषाणयुगीन जीवन पद्धति का भारत में अभी 00 00 47-48 50 49 आकृति 5.5 ख मध्यपाषाणयुगीन औजार। चित्र 35.6 मेसोलिथिक रॉक कला भी हमारे लिए उससे कहीं अधिक महत्व है, जितना कि हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे कुछ आधुनिक पंथ और महत्वपूर्ण पंथ प्रतीकों की पृष्ठभूमि और कुल परंपरा मध्यपाषाणयुगीन हो सकती है। प्रागैतिहासिक शैल कला। भारत के लगभग सभी शैल आश्रयों में, जिनमें उत्तर पुरापाषाणयुगीन और मध्यपाषाणयुगीन लोग रहते थे और बहुत से अन्य लोग भी रहते थे, अनेक शैल चित्र हैं, जिनमें विविध प्रकार के विषयों का, मुख्य रूप से पशुओं का और ऐसे दृश्यों का चित्रांकन किया गया है, जिनमें पशु और मनुष्य दोनों शामिल हैं। इन शैल चित्रों के स्थान बहुत व्यापक क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक और उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में केरल तक पाए जाते हैं। शैल चित्रों के कुछ महत्वपूर्ण स्थल ये हैं। उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़, लाखा जुआर और कर्नाटक में कुप्पागल्लू। उत्तर पुरापाषाणयुगीन और मध्य पाषाणयुगीन काल के आवासीय मलबे में पाए गए हेमाटाइट टुकड़ों से निर्णायक रूप से यह सिद्ध होता है कि ये चित्र इन गुफाओं और आश्रयों में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए थे। सबसे अधिक चित्रांकन पशुओं का अकेले अथवा बड़े और छोटे समूहों में किया गया है और उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। इसके अलावा शिकार के भी कुछ दृश्य हैं, जिनमें आदमगढ़ की शैलाश्रय श्रृंखला के गैंडे के शिकार वाले चित्र से पता चलता है कि बड़े जानवरों का शिकार बहुत से लोगों द्वारा मिलकर किया जाता था। पशुओं का चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा किया गया है और उनके शरीर को कई बार पूर्णतः अथवा अंशतः आड़ी रेखाओं से भरा गया है। इन तीनों तरीकों के उदाहरण उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ की गुफाओं और शैलाश्रयों में खींचे गए पशुओं के चित्रों में देखे जा सकते हैं। पशुओं के अलावा पक्षियों, मछलियों आदि के चित्र भी अंकित किए गए हैं। शैल चित्रों में मानव आकृतियों का चित्रांकन एक आम बात है। ये सादी रूपरेखा के रूप में भी हैं और तिरुरेखित जाली चित्रों के रूप में भी। मनुष्यों को विविध प्रकार के कार्य करते हुए, जैसे नृत्य करते, भागते, शिकार करते, खेलते और युद्ध करते हुए दिखाया गया है। चित्र बनाने में गहरे लाल, हरे, सफेद और पीले रंगों का उपयोग किया गया है।